राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। मैं जरा इसको शॉर्ट कर दूं, रिवाइज कर दूं 5 मिनट में। ये लोकसभा के एमपी, ये राज्यसभा के एमपी, ये विधायक विधानसभा में, और ये एमएलसी विधान पार्षद। इतनी बातें कल की थी हमने आपसे। लोकसभा के बारे में बता दूं, लोकसभा के मेंबर को हम लोग चुनते हैं 5 साल के लिए। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। बिल्कुल ऐसी ही बात है राज्यों की विधानसभा के बारे में। हम चुनते हैं 5 वर्ष के लिए, कभी भी भंग हो जाएगा, निम्न सदन कहलाता है। और आपको विधायक का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। आम चुनाव है लोकसभा का चुनाव। आम चुनाव का मतलब जनरल इलेक्शन। कोई भी पढ़ा अनपढ़, गरीब अमीर, किसी धर्म का, किसी जाति का, बस भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष का हो या उससे अधिक का, वोट देगा। कॉमन पर्सन वोट देता है। आम चुनाव, और ये भी है आम चुनाव जिसमें हम वोट देते हैं और इसी में हम अपने ईपीआईसी इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड का प्रयोग करते हैं। इलेक्शन के समय इस पर बात करूंगा मैं डिटेल्स। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो पहचान पत्र का प्रयोग इस इलेक्शन में, आम चुनाव में, और इस इलेक्शन में। ये डायरेक्ट चुनाव है लोकसभा का, मतलब जनता वोट देती है। विधानसभा का वोट भी जनता देती है। राज्यसभा में हमने बात किया था कल आपसे। क्या बात किया था? राज्यसभा के मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को कौन चुनता है? राज्यों के विधायक। राज्यसभा के मेंबर को राज्यों के विधायक चुनते हैं। राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। यह कभी भंग नहीं होती, या कभी एक बार खाली नहीं होती। मैंने बोला था, याद कीजिए, कल बताया था, राज्यसभा के 238 एक बार चुने नहीं जाते। लोकसभा के 543 एक बार चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 मेंबर प्रति 2 वर्ष बाद रिटायर होते हैं और चुने जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि 2016 में अगर 79 3 रो में राज्यसभा बैठती है दिल्ली में, ये 79, दूसरा 79, तीसरा 80। 2016 में 79 रिटायर हो रहे, तो बिहार से राज्यसभा में कितने होते हैं? बिहार से राज्यसभा में, एक मिनट, बिहार से राज्यसभा में कितने? 16 एमपी। तो इस 79 में बिहार के कितने बैठे होंगे? 1/3, 5। तो हर राज्य के 1/3 ही बैठे हैं। जैसे यूपी के 31 एमपी होते हैं राज्यसभा में, तो इस 79 में यूपी के कितने बैठे होंगे? 10। 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं और चुने जाते हैं। लेकिन मेंबर का वर्किंग पीरियड राज्यसभा का कितना होता है? राज्यसभा के मेंबर का वर्किंग पीरियड 6 वर्ष। कब रिटायर करेंगे ये? 2022 में। उदाहरण दिया था मैंने, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती
डेथ कर गए एडवोकेट महान राम जेठमलानी जी। 2016 से राज्यसभा में एमपी थे। अगर जेठमलानी जी जीवित होते तो 2022 तक रहते। मीसा भारती कब तक रहेंगी? 2022 तक। 2 साल बाद फिर रिटायर होंगे ये लोग, दूसरे रो वाले। जब ये रिटायर होंगे तो इतने ही चुने भी जाएंगे। कोई व्यक्ति दोबारा भी चुना जा सकता है, अनेक बार चुना जा सकता है। चुना गया तो फिर ये कब तक रहेगा? 2024 तक। अरुण जेटली साहब चुने गए थे, वो होते तो कब तक रहते? 2024 तक। उस समय स्मृति ईरानी भी चुनी गई थी। उस समय बिहार के रविशंकर प्रसाद जी चुने गए थे। हर राज्य से चुने जाते हैं, को होते तो कब तक रहते? 24 तक। अब स्मृति ईरानी और रविशंकर प्रसाद लोकसभा में आ गए हैं, तो चूंकि एक व्यक्ति दोनों हाउस का मेंबर एक समय में हो नहीं सकता, तो उसको उस हाउस से रिजाइन किया उन्होंने। 2020 में इस बार चुने गए हैं, ये कब तक रहेंगे? 2026 तक। राज्यसभा का चुनाव एक बार नहीं होता, और राज्यसभा का चुनाव आम चुनाव भी नहीं है। आम चुनाव उसको कहते हैं जिसमें आम आदमी वोट देता है। राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट चुनाव है, क्योंकि हम नहीं वोट देते कॉमन मैन, हमारे द्वारा चुने हुए विधायक वोट देते हैं राज्यसभा के एमपी को। इसलिए राज्यसभा का टर्म नहीं होता, राज्यसभा परमानेंट है। मेंबर का टर्म होता है 6 इयर्स। राज्यसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए राज्यसभा के चुनाव लड़ने के लिए। अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं। अपर हाउस है राज्यसभा, उच्च सदन। एल्डर्स हाउस भी है, क्योंकि कम से कम 30 वर्ष का व्यक्ति यहां पर चुनाव लड़ेगा। ये 25 वर्ष का व्यक्ति यहां चुनाव लड़ेगा, इसलिए ये वरिष्ठ सदन है, एल्डर्स हाउस। मैं बातें बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, क्योंकि मैं कल बोल चुका हूं। बिल्कुल लोकसभा की तरह विधानसभा और राज्यसभा की तरह विधान परिषद। मैंने बोला था कि भारत के सभी राज्यों में एमएलए होते हैं, लेकिन इसमें से 5 राज्य घटा दीजिए, 5 राज्य में विधायक भी होते हैं और विधान पार्षद भी। ये बातें मैं कल कर चुका था, और इस पर मुझे आज बात नहीं करना है। मुझे बात आपका छूट गया है तो कई बैचेज बनेंगे। चक्रवर्ती मैथमेटिक्स इतना अच्छा ब्रांड है कि जहां इनकी क्लास शुरू होती है वहां एडमिशन की सीट कम हो जाती है। इसलिए आप चिंता ना करें, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम भी अगर हो रहा है तो हम रिपीट भी करेंगे, लेकिन जनरली मैं रिपीट नहीं करता उसी क्लास में। कोई छूट जाए तो दूसरे क्लास में कर सकते हैं, बट हमारा कोई संकल्प नहीं होता, हमारी कोई जिद नहीं होती। बड़े लोगों ने कहा है कि अच्छे लोग रोज जिद करते हैं, रोज कसम खाते हैं और रोज तोड़ते हैं। शानदार व्यक्ति कभी भी कसम पर अड़ता नहीं, वो हमेशा तोड़ता है, और मैं भी तोड़ता हूं। आपकी भलाई के लिए मेरा कोई संकल्प नहीं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर बोला हूं भी तो आप कहेंगे तो फिर मैं वही करूंगा भी। जिद नहीं, कोई अकड़न नहीं। झुकना है हमें आपके लिए। झुकते वो हैं जिनको आसमान की बुलंदियों तक जाना है, आप भी झुकना। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना ऐठना मुर्दों की पहचान होती है। झुकने का उदाहरण नरेंद्र मोदी। खैर, मोदी की बात करने से पहले जरा मैं कार्यपालिका पर आता हूं, तो प्रधानमंत्री अपने आप आ जाएंगे। फिर मोदी की बात करेंगे कि बस मोदी में एक ही क्वालिटी है। मेरी बातों को राजनीति मत समझिएगा, मैं यहां बीजेपी कांग्रेस करने नहीं आया। मैं व्यक्ति को महत्व देता हूं, व्यक्ति को। ये टीचर को राजनीति नहीं करना है, राजनीतिक विश्लेषण पढ़ाना है। तो अब जरा मुस्कुराइए और आज का चैप्टर लिखिए। कार्यपालिका। ईयरफोन लगाइए, स्ट्रेट बैठ जाइए, लेट कर ना पड़िए। तकिए के सहारे बेकार बैठे हैं आप, मैं यहीं से आपको देख रहा हूं। स्ट्रेट बैठिए, मेरुदंड स्ट्रेट, बैकबोन। ईयरफोन लगाइए
और केन शर्मा का हर सेंटेंस क्वेश्चन होगा एग्जाम का, इसलिए हर सेंटेंस, ये सरस्वती का आशीर्वाद है, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सरस्वती जी ने आशीर्वाद दिया है कि बोलना वही जो एग्जाम में आता है। आप इसको परख लीजिएगा कुछ दिन में। आप हेडिंग दे दिया आपने, क्या हेडिंग दिया? हेडिंग आज क्या देंगे आप? कार्यपालिका। और इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे? सरकार। अंग्रेजी वालों एग्जीक्यूटिव, और बोलचाल की भाषा में गवर्नमेंट। यानी संविधान क्या शब्द यूज करता है इनके लिए? कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव। और हम अपने लोगों को कैसे समझाते हैं? सरकार या गवर्नमेंट। अब आप कुछ नहीं लिखिए, 15 मिनट समझिए, आपको एक भ्रम दूर हो जाएगा कि आपको कितना कम आता है, आज तुरंत समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम द बेस्ट, बिल्कुल नहीं। हमको ये भ्रम, हमें भी कम आता है। वेद में कहा गया है कि जिसको ये लगता है कि वो सब, वेद में क्या कहा गया? सबसे ज्यादा जानकार वो है जिसको हमेशा महसूस होता रहे कि हमको बहुत कम आता है, और कुछ नहीं करेगा कम जानकार को हमेशा ये भ्रम है कि हमको सबसे ज्यादा आता है। तो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे आता बहुत कम है, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना हमको आता है, और सर्वोच्च कुर्सी सदैव खाली है। देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। आगे बढ़ने के अवसर हमें भी हैं और आपको भी। तो जरा ध्यान से लिखिएगा, और अब कुछ मत लिखिए, 15 मिनट समझिए, फिर आप बात करूंगा मैं, फिर मैं लिखवा भी दूंगा मैं। ध्यान से समझना। बन रही है सरकार आपकी, कैसे बनती है सरकार? लोकसभा में कितने एमपी? 543, कल बताया था मैंने। राज्यसभा में कितने एमपी? 245 एमपी हैं ये सब एमपी। सांसद डिटेल बताया हूं मैं। अब कोई पूछेगा कि कुल कितने एमपी, तो क्या बोलेंगे? 778। पहले 790 में लिखता था, लेकिन ये 2 नॉमिनेटेड अब है नहीं, तो 778 एमपी सांसद इंडिया में हैं। अब बना रहा हूं सरकार। ध्यान से समझना, कुछ मत लिखना, मैं पूरा लिखवा दूंगा, आप समझना। 778 एमपी। अब सरकार बनाने के लिए देखिए, मीटिंग हम कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दिल्ली में है, मीटिंग चल रही है। सरकार कब बनती है? जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है। राज्यसभा को सरकार से कोई मतलब नहीं, अभी समझाता हूं। पांच 543, 245। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो चुनाव 543 हुआ कि एमपी में जिसको सबसे ज्यादा 50% से ज्यादा आएगा, तो 50% से ज्यादा एक कम से कम चाहिए। तो कितना चाहिए? ये 250 हो गया और 22, 272 एमपी कम से कम चाहिए सरकार बनाने के लिए। और बीजेपी को कितना आ गया? 303। कम से कम कितना चाहिए था? 272 बहुमत, लेकिन आया कितना एक ही पार्टी को? 303। और इनके साथ कुछ गठबंधन की पार्टियां आ गईं,
50 और मिल गए। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी पासवान या चिराग पासवान जी, ये अकाली दल पंजाब का, और उस समय था, आज विरोध में है शिवसेना। इस तरह से कुल मिलाकर के 50 हो गए। और इन्होंने, ध्यान से समझना, इन्होंने इसका नाम रख दिया एनडीए। बीजेपी क्या है और एनडीए क्या है? बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और कई पार्टियों का गठबंधन का कॉमन नेम है एनडीए। अच्छा, हिंदी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अंग्रेजी वाले इंजीनियर्स, आपको दिक्कत हो रही होगी हिंदी में तो लिख लीजिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस या हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एक मिनट, एनडीए क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज। इसको कोएलिशन कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, कोएलिशन। अंग्रेजी वालों आप दुखी ना होना, मैं जिंदा डिक्शनरी हूं, क्योंकि मैं टीचर अंग्रेजी का हूं, मैं इंग्लिश का टीचर हूं सब्जेक्ट का, क्योंकि जो अच्छी अंग्रेजी नहीं जानेगा वो एडवोकेट हो नहीं सकता। इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हर शब्द की अंग्रेजी और उतनी ही बेहतर हिंदी चाहिए, क्योंकि टीचर होने की मिनिमम शर्त है ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये मेरा व्यक्तिगत मान्यता, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मातृभाषा हिंदी, जुबान हिंदी, समझते हिंदी में हैं, लेकिन टर्म दोनों में चाहिए। कोएलिशन, गठबंधन की सरकार। अब सुनिए, अब 353 लोग बैठे थे। कितने लोग? कितने? 353। 353 की मीटिंग चल रही थी। इन्होंने नेता चुना, किसको? एनडीए ने नेता चुना नरेंद्र मोदी को। अगर आपको याद है वो दिन, टीवी अगर आप देख रहे होंगे तो एनडीए में हर पार्टी के अपने अपने नेता, जैसे नीतीश कुमार आकर के बोल रहे थे मैं जदयू की ओर से नरेंद्र मोदी को नेता मानता हूं। अकाली दल के बादल ने आकर बोला, जो भी एनडीए को सपोर्ट कर रहे थे, मैं नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता मानता हूं और अपनी ओर से समर्थन देता हूं। शिवसेना वाले ने भी बोला मैं शिवसेना की ओर से सपोर्ट करता हूं और राज्य का नेता नरेंद्र मोदी को मानता हूं। यानी 353 लोगों ने नेता बनाया और सिग्नेचर हस्ताक्षर करके दिया, और 353 में सिग्नेचर खुद नरेंद्र मोदी का भी था, क्योंकि ये भी तो एमपी हैं। कहां से? वाराणसी से। अब ये नेता 353 लोगों का सिग्नेचर लेकर मोदी चले, 353 लोगों का समर्थन हस्ताक्षर के साथ लेकर चले राष्ट्रपति के पास। अब चूंकि इतना तो कोई दे ही नहीं सकता था, और राष्ट्रपति ने इनको क्या नियुक्त कर दिया? प्रधानमंत्री। याद रखना, शब्दों पर ध्यान देना। एक वर्ड से आदमी केस हारता है, जीतता है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड। ठीक से सुनना, भारत में प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। फिर से,
रोड पर आप बोलते रहते हैं, समझने वाले समझ लेते हैं कितने जानकार हैं, क्योंकि शब्दों से ही हमारी औकात की पहचान होती है। जैसे ही आपने बोल दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, दूर खड़ा व्यक्ति ने मित्र को आंख लगाया कि इनको आता कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, तो चुनाव किसका होता है? एमपी का। एमपी का चुनाव जीता है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। आज से ठीक से बोलेंगे आप, या जानते होंगे तो धन्यवाद। प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। अंग्रेजी वालों, प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे, अब नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति ने क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। उसके बाद नरेंद्र मोदी एक लिस्ट लिए हुए थे और एक लिस्ट दिया उनको, उसको कहते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद, अंग्रेजी में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं आज बताऊंगा किसको मंत्रिमंडल कहते हैं, किसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। मैं आज बताऊंगा कौन कैबिनेट मिनिस्टर, कौन स्टेट मिनिस्टर, कौन इंडिपेंडेंट, कौन मंत्री बनेगा। समझते चलिए। नरेंद्र मोदी ने एक मंत्रियों का लिस्ट दिया। क्या उस मंत्रियों के लिस्ट की तैयारी में राष्ट्रपति की कोई भूमिका है? कोई भूमिका नहीं है। पढ़ेंगे आप, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसका हेड है प्रधानमंत्री की सलाह मानने को मजबूर है, साइन करने को बाध्य है। राष्ट्रपति को कोई चॉइस नहीं। मिलकर के इन्होंने एक लिस्ट बनाया और ये बन गई केंद्र सरकार। सुनते जाना, अभी मैं लिखवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। सुनिए, केंद्र सरकार यानी प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद। अब सवाल ये है कि यहां प्रधानमंत्री और उनके साथ केंद्रीय मंत्रिपरिषद, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और हर मंत्री का सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस। मैं आईएएस की रैंकिंग की बात करता हूं, डिटेल तो यूपीएससी पढ़ाएंगे तब होगा। यह है केंद्र सरकार। दिल थाम के सुनना, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और हर मंत्री का सेक्रेटरी आईएएस। अब जरा मंत्री की संख्या नापते हैं कितने मंत्री हो सकते हैं। ध्यान से समझना, कितने मंत्री हो सकते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि अनगिनत मंत्री हुआ करते थे। तब एक बहुत ही योग्य व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री थे, आप नाम से समझ जाएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो एक कानून में परिवर्तन किया उन्होंने इसके लिए, और वो परिवर्तन कब हुआ? 91st अमेंडमेंट, 91 संशोधन 2003 में हुआ और एक कानून बनवाया। इसको कहते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 75(1)A। देखिए, ओरिजिनल आर्टिकल ऐसे रहता है, बाद में जो भी जुड़ेगा ना, 1 जुड़ा, फिर A जुड़ा, फिर B जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जाता है। तो 1A में क्या नियम बना? कितने मंत्री होंगे? ध्यान से सुनना। केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा का 15% होगी। लोकसभा का 15%, तो कितना हो जाएगा? करीब 81 हो जाएगा। फिर से सुनिएगा, केंद्र सरकार में या केंद्रीय कार्यपालिका में
टोटल मंत्री मैक्सिमम कितने होंगे? लोकसभा की कुल संख्या का 15%। अब ध्यान से समझना, एक बहुत कॉमन बात जो लोग नहीं जानते यहां पे, 81 होंगे मिनिस्टर। अब इस 81 में इस 81 को कहते हैं, ध्यान से समझना, मंत्रिपरिषद। मैक्सिमम ये है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 81, 15%, इसका 15%। और अब इस 81 में ध्यान से लोकसभा का भी एमपी आएगा और राज्यसभा का भी। ये ठीक से समझ लीजिए, मंत्रियों की कुल संख्या होगी कितनी? लोकसभा का 15%, 543 का 15%। लेकिन इस 15% में मंत्री आएंगे लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। कितने आएंगे लोकसभा के, कितने राज्यसभा के, ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक आएंगे लोकसभा के और राज्यसभा के भी। उदाहरण से समझाता हूं, समझ जाएंगे आप। नरेंद्र मोदी लोकसभा के एमपी प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा के तो बहुत मिल जाएंगे। जरा राज्यसभा से उदाहरण लेता हूं मैं। पिछली सरकार को लीजिए, पिछली सरकार मतलब ये वाली। स्मृति ईरानी राज्यसभा की एमपी थी और मंत्री थी। बिहार के रविशंकर प्रसाद राज्यसभा के एमपी थे और मंत्री थे। पिछली सरकार में अरुण जेटली राज्यसभा के एमपी थे और मंत्री थे। अब जरा इस वाले में आइए, इस वाले सरकार में 2000, हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा का एमपी है और मंत्री है। रामविलास पासवान जी राज्यसभा के एमपी हैं और मंत्री है। वित्त मंत्री फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन राज्यसभा की एमपी है और मंत्री है। मैं क्या समझा रहा हूं? मंत्री लोकसभा का भी होगा, मंत्री राज्यसभा का भी होगा, लेकिन कुल मिलाकर मंत्री होगा कितना? लोकसभा की संख्या का 15%। और कुल मंत्री को कहते हैं मंत्रिपरिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जरा मंत्रियों की ग्रेडिंग कर रहा हूं मैं। अब इसमें से कुछ मंत्री कहलाएंगे कैबिनेट मिनिस्टर, जिनको आप हिंदी में कहते हैं मंत्री मंडल। टोटल मिनिस्टर के ग्रुप को क्या कहेंगे? मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद के कई विभाग हैं, कई भाग हैं, पार्ट हैं। दूसरा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसी में तीसरा उपमंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, इसी में स्वतंत्र प्रभार, इंडिपेंडेंट चार्ज, ये मंत्री। लेकिन इन सबों की कुल मिला के संख्या कितनी होनी चाहिए? 81। अब आपसे कोई पूछेगा कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर? मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर? एक उदाहरण से आपको मैं समझाता हूं, एक उदाहरण से। ये 81 मंत्रिपरिषद समझो आप, ये मानव है ऐसे करके, और ये मानव है, ये मान लो युवा लोग हैं, ये मान लो 20 वर्ष वाले हैं। उदाहरण दे रहा हूं, इनको कुछ ऐसे लेना देना नहीं। ये मान लो 18 वर्ष वाले ग्रुप हैं, ये मान लो बहुत छोटे बच्चे हैं। आदमी के अंतर्गत पूरा आ गया, मानव के अंतर्गत। दूसरे उदाहरण से लीजिए, आपको दिक्कत होगी तो 1 मिनट।
इससे आपको दिक्कत हो सकती है, मैं समझ रहा हूं। मैं उदाहरण बदल रहा हूं, रुकिए। ये फल है, फल है पूरा, फ्रूट्स। और ये है एप्पल, ये है अमरूद, गुआवा, ये क्या है, ये बनाना, केला, ये पाइनएप्पल है। फल के अंतर्गत पूरा। आइए फलों के प्रकार। तो मंत्रिपरिषद व्यापक है, ज्यादा बड़ा है, और मंत्रिमंडल उसका एक हिस्सा है। मंत्रिपरिषद में मैक्सिमम कितने होंगे? 81। अभी कितने हैं? अभी हैं 57। अभी हैं 57, वो भी अलग अलग। अब कहेंगे इनकी संख्या भी फिक्स है, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसमें 20 से 40 लोग होते हैं। सारे इंपॉर्टेंट काम यही कर रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रेलवे मिनिस्टर, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, रियल में सरकार यही है। आप कभी कभी सुनते होंगे कि सरकार की मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग इनकी नहीं चल रही है, ये मीटिंग इनकी चल रही है, कैबिनेट की। डिसीजन यही लेते हैं, इनको हेल्प करने के लिए ये है राज्य मंत्री, मतलब स्टेट में मंत्री नहीं। उसी केंद्र सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट काम क्या है, जैसे रेलवे मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर ऑल इंडिया का रेलवे का डेवलपमेंट देखेगा, और ये रेलवे राज्य मंत्री स्टेट वाइज डेवलपमेंट देख करके इनको हेल्प करेंगे। इनके भी नीचे उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर, संख्या होती जाएगी। ये सारा डिपार्टमेंट खुद ही जिस विभाग का रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा। कहने का मतलब कि मंत्री परिषद कुल मंत्री है, संख्या लोकसभा का 15%, और इसका भाग है, पोर्शन है कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर और इंडिपेंडेंट चार्ज। सरकार मीटिंग कर रही है, मतलब कैबिनेट मीटिंग कर रही है। तो मंत्रिपरिषद व्यापक है और मंत्रिमंडल उसका एक हिस्सा है। अब बातें अभी और है, थोड़ा सा और हैव पेशेंस। अभी और मजेदार बात, क्या मजेदार? मजेदार ये कि जब आप आईएएस करेंगे, आईएएस कोचिंग का मैं टीचर हूं कलकत्ता इलाहाबाद में। इसलिए जब आईएएस करेंगे आप, आईएएस का डिटेल में तब पढ़ा, एक चैप्टर है यूपीएससी, वो अभी पढ़ा नहीं रहा मैं, बस बीच में आ गया। तो जब आप आईएएस करेंगे तो 4 साल मसूरी में ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग होगी एसडीओ या एसडीएम। इस पर डिटेल बात होगी यूपीएससी में, लेकिन अभी सुनते जाओ। उसके बाद प्रमोशन होते जाएगा डीडीसी, उसके बाद डीएम, उसके बाद कमिश्नर, उसके बाद सेक्रेटरी। अंग्रेजी हिंदी से प्रॉब्लम नहीं, सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल ऑफिसर, और लिखने का मन करे तो सब माने उप विकास, सब डिविजनल ऑफिसर, डीडीसी, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर, आयुक्त, सेक्रेटरी। यहां पे रिटायर हो जाएंगे आप। यहां पे रिटायर हो जाएंगे 62 वर्ष में। स्टेट में है तो 62 में ही होंगे रिटायर आप। सरकार चाहे तो कार्यकाल बढ़ाती भी है, लेकिन नॉर्मली 62 साल में आप रिटायर होते हैं। केंद्र में है तो 65 में। अब देखिए, यहां पर आप सचिव होते होते आपकी उम्र 55 से अधिक हो जाएगी। ये बढ़ते बढ़ते 3 साल इधर रहिएगा, 3 साल इधर रहिएगा, 6-7 साल बाद डीएम बनिएगा। मैक्सिमम टाइम डीएम ही बनना चाहिएगा आप, सबसे ज़्यादा आकर्षक पद है। उसके ऊपर इनके सीनियर कमिश्नर,
सबसे सीनियर सेक्रेटरी, हर मंत्री का सेक्रेटरी है, हर मंत्री का सचिव। लेकिन याद रहे क्या, मंत्री को कोई जानकारी नहीं है सारा काम कौन कर रहा है, सचिव, सेक्रेटरी। सारा काम कौन कर रहा, सचिव। उदाहरण से समझिए आप, इसके पहले वाले सेशन में जो स्मृति ईरानी पहली बार शिक्षा मंत्री थी, इसके पहले वो तब एचआरडी था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, या हिंदी में मानव संसाधन विकास। मैं समझा रहा हूं कि कैसे मंत्री का यह काम करता है, सीनियर आईएएस। एचआरडी मिनिस्ट्री, अब ये मिनिस्ट्री नहीं है। इस बार करंट अफेयर्स में पढ़ाऊंगा, मैं करंट अफेयर्स का टीचर हूं, मैं इसमें पढ़ाऊंगा भी। अब ये एचआरडी मिनिस्ट्री खत्म हो गई है, अब क्या हो गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास में बदला था, और इस बार नरेंद्र मोदी ने मानव संसाधन को हटा करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। खैर, जब एचआरडी मिनिस्टर थे स्मृति ईरानी, तो जरा देखिए क्या कम जानकार होते हैं। स्मृति ईरानी के बारे में एक बात आप जानते होंगे कि स्मृति ईरानी बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है। मैं उनका प्रशंसक हूं, उनकी मैं तारीफ करता हूं, पढ़ने से मैं तारीफ किसी की नहीं करता। सरस्वती का जिंदा रूप है स्मृति ईरानी, मैं दिखा रहा हूं अभी। पहली बार जब पहुंची एचआरडी मिनिस्ट्री में, मंत्रालय में, तो अब पहली बार आप ही मान लो पहुंच जाएंगे तो कुछ थोड़े ही पता रहेगा। कब पहुंची पहली बार, 2014 पिछली सरकार में, वो मंत्री थी नहीं इसमें, पहुंची तो जानते हैं यहां पर मीटिंग चल रही थी किसकी, कैसे आईआईटीज को इंप्रूव किया जाए इंडिया में। मीटिंग कौन ले रहा था, एचआरडी सेक्रेटरी आईएएस, चूंकि वो सेक्रेटरी ही होते हैं। आई तो पद मंत्री का ऊपर है, सेक्रेटरी का नीचे। वो खड़ा हुआ, नमस्ते किया, बैठाया। 3 घंटे मीटिंग चली, और इंजीनियर्स उसमें भी आईआईटीएंस, और इनको इंप्रूव करने के लिए तो कई विदेशों से हमारे टेक्नोक्रेट्स आए थे। अंग्रेजी में जबरदस्त मीटिंग हुई, 3 घंटे मंत्री जी बैठी रही, स्मृति ईरानी। इंटरेक्शन कौन कर रहे थे, सेक्रेटरी। मीटिंग खत्म हो गई। स्मृति ईरानी बहुत जेंटिल हैं, और मैं उनको नमस्कार करता हूं, उनका मैं प्रशंसक भी हूं। कैसे वो बतलाता हूं। स्मृति ईरानी ने कहा कि सेक्रेटरी साहब, मैंने कुछ न समझा। सेक्रेटरी तो पहले ही जान रहा था कि अगर स्मृति जी आप पढ़ी लिखी भी होती, आप मान लो बहुत भी पढ़ी लिखी होती, तब भी नहीं समझती, क्योंकि ये वही समझेगा जो इसके पहले वाले सरकार में भी सेक्रेटरी रहा होगा कि 2014 से पहले कितना डेवलपमेंट हुआ आईआईटीएंस का। ये मंत्री कैसे समझेगा, ये कौन समझेगा, सेक्रेटरी। क्यों, मंत्री 5 साल में रिटायर हो जाते हैं। ये मंत्री 5 साल में रिटायर हो जाते हैं, या तो फिर दोबारा बन के आएंगे, और 62 साल तक कभी नहीं रिटायर होता ये। तो ये ऊपर वाले मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, चुनाव लड़ करके आए हैं, और ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, अस्थाई कार्यपालिका है, आईएएस ऑफिसर। सरकार चाहे मनमोहन सिंह की हो या नरेंद्र मोदी की, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों के साथ उतना ही ईमानदार, दोनों के साथ उतना ही ईमानदार। कौन, सेक्रेटरी। या सारे ऑफिसर्स, इनको अगर आप अच्छे से लिखना चाहिए, कहलाते हैं अधिकारी तंत्र, ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट किसी सरकार के नहीं होते, ब्यूरोक्रेट किसी राजनीतिक दल के नहीं होते। जिसकी सरकार उसी के होंगे। जो मनमोहन सिंह के थे वही नरेंद्र मोदी में भी कुछ रहे होंगे। सेक्रेटरी ने सब समझा दिया, समझ गई मैडम,
बात समझ रहे हैं? काम कौन करता है सारा का सारा? नरेंद्र मोदी का सेक्रेटरी। मान लो उनको आज पटना में भाषण देना है, दिल्ली में बैठे हैं, सेक्रेटरी उनका भाषण लिख करके मोदी जी का और बैठ करके और एकदम स्टूडेंट की तरह उनको मार्गदर्शन दे देगा कि ये पटना का भाषण एक बार रीडिंग दे लीजिए, ये कलकत्ता में उसी दिन भाषण ये भी रीडिंग दीजिए, और अंत में वाराणसी में आइएगा जो आपका चुनाव क्षेत्र भी है। और वो पढ़ते हैं और वो समझाता है सेक्रेटरी, वो अंडरलाइन करता है, और फिर जब पटना, वाराणसी या कलकत्ता में मोदी जी आए तो उसको यहाँ रख दिए और भाषण शुरू हुआ। सेक्रेटरी पीछे बैठा हुआ है पेपर लेकर के, सेक्रेटरी पेपर लेके पीछे बैठा है, मोदी जी भाषण पढ़ रहे और वो देख रहा कहीं गलत तो नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो हंसता नहीं है। ऑफिसर्स आर वेरी सीरियस, वो हंसते नहीं है। और मंत्री कभी गंभीर होंगे तो मंत्री रहेंगे नहीं। राजनीतिज्ञ कभी चुप नहीं रहते, गंभीर हो नहीं सकते। जो गंभीर होगा वो चुनाव जीतेगा नहीं। और ऑफिसर को हंसना मना है। दो राजनीतिज्ञ भी बात कर रहे तो ऑफिसर एकदम साइलेंट, आपने टीवी में देखा होगा। दोनों नेता हंस रहे तो एकदम वो साइलेंट है, वो गैर राजनीतिक है, नॉन पॉलिटिकल है। मोदी जी भाषण मान लो पढ़ रहे हैं कि बहनों और भाइयों, बिहार को हमने 80 लाख दिया। अब मान लो गलती से बोल दिए 80 लाख और है 80 करोड़, तुरंत पीछे से एक स्लिप आया, बोला गया 15वें लाइन में 80 लाख गलत बोले हैं, 80 करोड़ बोलिए। तुरंत मोदी जी बोलेंगे, सुनिएगा, बिहार की जनता से इतना प्यार है मुझे कि टेक्निकल भूल हो गई, गलती से मैंने 80 लाख कहा, ये 80 करोड़ है। मतलब ये मंत्री हीरो हैं, डायरेक्शन किसका है? सेक्रेटरी का। इसलिए एग्जाम दे करके आया है, और कितना बड़ा एग्जाम दिया है, और तब भी सबसे सीनियर एसडीओ, डीडीसी, डीएम, कमिश्नर, सेक्रेटरी। तो हर मंत्री का काम कौन करता है? सेक्रेटरी, याद रहे। और सेक्रेटरी मंत्री का होता है, सरकार किसी की रहे इसको कोई मतलब नहीं, जिसकी सरकार उसका मंत्री, ये रहेगा। अब क्या समझाया मैंने आपको इतने देर में? मैंने समझाया कि केंद्र सरकार बन गई लोकसभा और राज्यसभा से, बिल्कुल ऐसे ही विधायक और विधान पार्षद, इससे बनेगी राज्य सरकार। राज्य सरकार में मंत्री कितने होंगे? विधानसभा में जिसकी संख्या ज्यादा। बिहार में किसकी सरकार है? जदयू प्लस बीजेपी, और इनका नाम क्या है? एनडीए की सरकार है बिहार में भी। तो इन्होंने नेता चुना होगा नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार वो समर्थन पत्र लेकर पहुंचे राज्यपाल के पास, और राज्यपाल ने इनको क्या बना दिया? मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने क्या बनाया? मुख्यमंत्री बना दिया नीतीश कुमार जी को। फिर नीतीश कुमार जी ने लिस्ट दिया। याद रहे, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता, चीफ मिनिस्टर इज नॉट इलेक्टेड, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। मंत्री का चुनाव नहीं होता, मंत्रियों की नियुक्ति होती है राज्य में राज्यपाल के द्वारा और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना? मेरी एक कमी है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं बाद में पढ़ता हूं। मैं जब पढ़ाता हूं तो जुनून, इश्क, मोहब्बत हमको पढ़ाई से, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे के सारे प्रॉब्लम में सोल्व कर दूं। फिर भी कमी रहेगी तो इंप्रूव भी करूंगा। केंद्र सरकार में मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्य सरकार में मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। केंद्र सरकार में सभी मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्य सरकार में सभी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। अब यहां भी मंत्री कितने? विधानसभा का 15%। बिहार में कितने एमएलए हैं? 243। तो इसका 15% करेंगे तो लगभग 36 होगा। तो बिहार में 36 मंत्री हो सकते हैं।
और ये 36 विधानसभा के भी होंगे, विधान परिषद के भी होंगे। बात समझिए, नीतीश कुमार एमएलसी हैं। जैसे मंत्री लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, वैसे मंत्री राज्य में विधानसभा का भी, विधान परिषद का भी। उत्तर प्रदेश में कितने हैं एमएलए? 403। तो कितने मंत्री हो सकते हैं यूपी में? 60। विधानसभा का 15% उत्तर प्रदेश में। और इनमें भी ग्रेडिंग वैसे ही, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर, इसमें भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है। अब एक बात ये कि ये तो हो गए सीएम और इनका मंत्री परिषद, और यहां भी हर मंत्री का सेक्रेटरी, सीनियर आईएएस, यहां भी। अब ध्यान से समझना, संपूर्ण भारत की निगाह है आप पर। आप आसमान की बुलंदियों तक जा सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हो, आप कुछ भी। जब तू जागो तभी सवेरा, चंद्रगुप्त हो सकते हो आप। हम तो चाणक्य हैं, टीचर हैं हम। लोकसभा राज्यसभा से बनती है केंद्र सरकार, विधानसभा विधान परिषद से बनती है राज्य सरकार। एमपी कितने हैं? 778। और मंत्री कितने हो सकते हैं? मंत्री 81। बिहार में एमएलए कितने हैं? 243। मंत्री कितने हो सकते हैं? 36। वेस्ट बंगाल वाले नाराज मत होना, वेस्ट बंगाल में कितने एमएलए हैं? 294। तो मंत्री कितने होंगे? लगभग 15%। अच्छा, अब एक बात मैं यहां से आपको समझाना चाह रहा कि 778 एमपी हैं और मंत्री कितने हो सकते हैं इसमें से? 81 हो सकते ना? 81 ही तो 778 में से 81 घटाइए, कितना हो जाएगा? ये क्या है? ये एमपी भी हैं और मंत्री भी। और 708 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 7। और 17 में से 8 घटाएंगे तो 9। तो 697 क्या है? सॉरी 690। रुको 543 प्लस 245, ये कितने हो गए? 790 से 2 कम कर दें, 798 हो गए। 5 3 8, 5 2 790 से 2, 798 एमपी हैं। और मंत्री कितने हो सकते हैं? 81। मैथ्स मेरी खराब है भाई। 5 3 8, 4 4 8, सॉरी 788,
788 हैं एमपी। सात 788 एमपी हैं और 81 एमपी भी और मंत्री भी। तो अब कितने हो गए केवल एमपी? इसमें से इतना घटा दीजिएगा तो 8 में से 1 गया तो 7 0 707। ये 707 क्या है? एमपी। उदाहरण लीजिए, उदाहरण नरेंद्र मोदी क्या है? एमपी भी मंत्री भी। बिहार के रविशंकर प्रसाद क्या हैं? एमपी भी मंत्री भी। हाँ, लेकिन राहुल गांधी क्या हैं? एमपी। सोनिया गांधी क्या हैं? एमपी। बात समझ रहे हैं आप? राजीव प्रताप रूडी क्या है? एमपी। रामकृपाल यादव क्या है? एमपी। चिराग पासवान क्या है? एमपी। लेकिन गिरिराज सिंह क्या है? एमपी भी और मंत्री भी। अब आपसे कोई पूछेगा, ध्यान से समझना, तो 81 तो दोनों में हो गया ना? कैसे? 707 प्लस 81, ये आदमी तो दोनों में है कॉमन। तो आपसे अगर कोई पूछेगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, कानून बनाने वाला एमपी कि मंत्री, क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा कि ये सभी एमपी हैं, जब बिल पर वोट करेंगे तो एमपी, लेकिन बिहार में भाषण दे रहे हैं तो मंत्री। यानी 81 आदमी कानून बनाने में भी है, लोकसभा राज्यसभा में, और मंत्री भी है, लेकिन 707 व्यक्ति केवल कानून बनाने में है। फिर से बता दूं, ये केवल व्यवस्थापिका, कानून निर्माता पूरा, और इसमें से 81 कानून बनाने वाला भी और पालन करवाने वाला भी। तो किसको कहते हैं? मंत्री। इन शॉर्ट क्या मैंने बताया? विधायिका किसको कहते हैं? एमपी, लोकसभा, राज्यसभा, एमएलए, विधायक और एमएलसी, ये हो गया कानून बनाने वाले। और कार्यपालिका कौन हो गए? कार्यपालिका कौन हो गए? मंत्री केंद्र सरकार वाले, मंत्री राज्य सरकार वाले, और सभी मंत्री का सेक्रेटरी। ये अब कहां बैठते हैं? ये ध्यान से देखिएगा, कहां बैठेंगे? ये मंत्री बैठते कहां हैं? सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में। कोई आपसे पूछेगा कि मिनिस्टर कहां बैठते हैं? सेक्रेटेरिएट में। जैसे आप पटना सेक्रेटेरिएट में जाएंगे तो जाते जाते पहुंच गए, अंदर गए तो गेट पे लिखा हुआ है मुख्यमंत्री बिहार, मतलब इसमें नीतीश कुमार हैं। तो सिक्योरिटी वाला खड़ा रहेगा, बोलेगा इधर नहीं, इधर आओ। कि क्या काम है? तो मुख्यमंत्री ऑफिस में काम है। इधर लिखा हुआ है सचिव मुख्यमंत्री। गेट खुलेगा तो 60-70 लोग अंदर में हैं, वो हैं सचिवालय सहायक, और उसके अंदर में बैठा हुआ है वो सेक्रेटरी। ये ऑफिस है मुख्यमंत्री का, सारा काम यही हो गया। सेक्रेटरी से मिल लिया, आप स्मार्ट हैं कि मुख्यमंत्री से काम है। वो अंदर से ही नीतीश कुमार से मिल करके आपको बोला कि बाहर जाइए, और बाहर से गेट खुलेगा। अब सामने खुला तो बाहर आप निकले, सामने अंदर गए, मुख्यमंत्री बिहार सरकार। मंत्री का सारा काम कौन करता है? सेक्रेटरी।
अब जरा इतनी बातें हमने जो पढ़ाई है इसको जरा आप इन शॉर्ट लिख लीजिए, नहीं तो आपको याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा आपको। कैसे लिखिएगा मैं बोल रहा हूं। ऐसे लिखिएगा, कार्यपालिका के दो प्रकार, टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। नंबर 1 केंद्रीय कार्यपालिका, इसको कहते हैं केंद्र सरकार, यूनियन एग्जीक्यूटिव या यूनियन गवर्नमेंट। नंबर 2 राज्य की कार्यपालिका, स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य सरकार। कार्यपालिका के दो प्रकार, पहला केंद्रीय कार्यपालिका यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा राज्य की कार्यपालिका स्टेट एग्जीक्यूटिव या स्टेट गवर्नमेंट। अब लिखना, केंद्रीय कार्यपालिका या केंद्र सरकार, इसमें कौन कौन आएंगे? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रियों के सचिव। लिख दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट में किसको रखा जाता है? प्रधानमंत्री, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रियों के सचिव। दूसरा लिखना क्या? राज्य की कार्यपालिका, राज्य सरकार, ये मुख्यमंत्री, और राज्य का मंत्रिपरिषद। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन आएंगे? चीफ मिनिस्टर और राज्य का मंत्रिपरिषद, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और हर मंत्री का सेक्रेटरी। अब ये लिखवा रहा हूं कि 15% होता है, ये किस कानून में है ये लिखवा रहा हूं मैं। अब लिखिए, अनुच्छेद 75(1)(a) 91 संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 75(1)(a) ये नियम कब बना? एडेड बाय 91st अमेंडमेंट 2003। 75(1)(a) में, और आर्टिकल 75(1)(a) में ये कब ये 1A जोड़ा गया है? 91 संशोधन 2003 में वाजपेयी सरकार थी। क्या लिखा गया इसमें? इसमें लिखा गया इस आर्टिकल में, आप लिखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल अधिकतम संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी।
आपको अंग्रेजी लिखना है, वेट कीजिए, मैं बोलूंगा तुरंत। हिंदी लिख दिया। केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall not exceed 15% of the total MPs of लोकसभा। 15% से अधिक नहीं होगा। कहां लिखा हुआ है? 75(1)(a) में। उसी के नीचे लिखना क्या? राज्य वाला आर्टिकल, अनुच्छेद 164(1)(a) 2003 में ही राज्य के मंत्री कितने होंगे यह भी नियम बना। राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधायकों के 15% से अधिक नहीं होगा। आर्टिकल 164(1)(a) राज्य सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधायकों के 15% से अधिक नहीं होगा। इंग्लिश, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स in a state including the CM shall not exceed 15% of the total strength of MLAs। उदाहरण से मैंने बताया था कि जैसे बिहार में है 243 MLA, तो मंत्री कितने होंगे? 36। यूपी में है 403 MLA, तो मंत्री कितने होंगे? 60। राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधायकों के 15% से ज्यादा नहीं। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? 164(1)(a) में लिखा हुआ है। लेकिन एक और बात है जो मैंने बोला नहीं अभी, किंतु जिन राज्यों में मंत्रियों की संख्या 40 अथवा जिन राज्यों में विधायकों की संख्या MLA की संख्या 40 अथवा 40 से कम होगी, वहां अधिकतम 12 मंत्री होंगे। अधिकतम 12 मंत्री होंगे। जैसे मिजोरम, जैसे गोवा, जैसे सिक्किम, कितना? 32। जैसे मिजोरम, संजीव कुमार, दिल्ली में 20% नहीं होता। संजीव कुमार, मैं बता रहा हूं गलत, मैं यूनियन टेरिटोरी पे आ रहा हूं, ऐसे ही मत बोल दीजिए, टोटली गलत। वेट, आर्टिकल से आऊंगा मैं। अरे यूनियन टेरिटोरीज का आर्टिकल आएगा तब ना आऊंगा, गलत ना पढ़ाइए। केंद्र का आर्टिकल बोला 75(1)(a), राज्य का बोला 164(1)(a। राज्य में होंगे 15% विधायक का, लेकिन जिन राज्यों में विधायकों की संख्या 40 से कम होगी वहां मंत्री कितने होंगे? 12। ये तो राज्य का हो गया। अब जरा यूनियन टेरिटोरी का भी बता दे संजीव कुमार, आप गौर कीजिए। आप संजीव कुमार 20% बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। लिखिए 239(a)(a) दिल्ली में
संघ शासित क्षेत्र में आर्टिकल अलग है, इसी आर्टिकल में मत जोड़ देना। स्पेशल स्टेट जब पढ़ाएंगे ना तो बहुत सारी बातें होंगी, इसलिए कोई बात नहीं। आप गलत बोले हैं तो आप बुरा नहीं मानिए, गलत मैं भी हो सकता हूँ। क्या भी कैलकुलेशन में मैंने रॉन्ग कर दिया जोड़ घटाव में, आप गलत को गलत मत समझिएगा। हमारी शुभकामना। गलत बोलने वाला, गलत लिखने वाला उन लोगों से बेहतर है जो कुछ नहीं लिख रहा है। हमसे लड़ने वाला उन लोगों से बेहतर है जो चुप है। इसलिए गलत बोलने वाले, हमसे टकराने वाले हमारे आशीर्वाद के सबसे ज्यादा हकदार। तो संजीव कुमार जी आप देख लीजिए, दिल्ली में कितने होते हैं? 10%। कैसे? दिल्ली का पूरा टेम्परेचर ही आपको मैं लिख देता हूं। थोड़ा क्यों लिखूं, मैं थोड़ा नहीं लिखना चाहता। 69th अमेंडमेंट हुआ था और 1989 में। और क्या हुआ था इसमें? दिल्ली में क्या क्या हुआ? लोकसभा के एमपी दिल्ली में कितने? 7। राज्यसभा के एमपी दिल्ली से कितने? 3। दिल्ली में विधायक कितने? 70 और मंत्री 70 का 10%। 70 का 10% मंत्री, ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है संजीव कुमार जी? आर्टिकल 239 ए में लिखा हुआ है कि दिल्ली में या यूनियन टेरिटोरीज। अच्छा, मैं जम्मू कश्मीर से उदाहरण देता हूं। अरे पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग है, जम्मू कश्मीर का मैं हुलिया दे देता हूं आपको, लेकिन इसको आप लिख लीजिए कि 239 अनुच्छेद ए या क जो भी आप लिखते हैं, दिल्ली में ये सब नहीं है। उसमें क्या इसमें लिखा हुआ है? मंत्री होंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का 10%। अब जरा इंटरेस्टिंग बातें आ गई। संजीव कुमार जी आपको धन्यवाद, आप न बोले होते ना मैं ये बोलता। मैं जरा जम्मू कश्मीर आपको समझा देता हूं, आप सबों को शॉर्ट में समझा रहा हूं। जम्मू कश्मीर तो 4 घंटे लगेंगे पढ़ाने में, बस जरा जम्मू कश्मीर की अलग से समझा देता हूं। ये आप लिख लिए होंगे क्या? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वो स्टेट भी है और बहुत सारी बातें उसमें नहीं है। वहां कितने मंत्री होते हैं? विधानसभा यानी एमएलए का 10%। एमएलसी दिल्ली में नहीं होते। अब आप हमारा विरोध करने वाला, हमसे टकराने वाला जो लड़ेगा वही बढ़ेगा और वही हमारा सबसे अच्छा विद्यार्थी है। हाँ, लड़ने के वाजिब आधार हों, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ता है, जो समझता है, वही गलत भी लिखता है। ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा कंफ्यूजन, कम पढ़ेंगे कम कंफ्यूजन, ना पढ़ेंगे नो कंफ्यूजन। योर कंफ्यूजन, योर प्रॉब्लम्स आर द सिंबल ऑफ योर सक्सेस। जो जितना टेंशन में है, हम कम टेंशन में हैं, लेकिन मैथ्स वाले चक्रवर्ती सर हमसे ज्यादा टेंशन में हैं। क्यों? पूरा मैनेजमेंट वो देख रहे। वो मैथ्स के एक्सेलेंट टीचर भी है और मैनेजमेंट भी देखते हैं, तो उनकी जिम्मेवारी इतनी है, उनका एम्बिशन इतना है, वो इतना आगे बढ़ेंगे। हम एक सब्जेक्ट के टीचर हैं तो हमारा तो इतना ही रेंज है। आप भी जो पढ़ेगा, जो लड़ेगा, वही बढ़ेगा। ये मत सोचना कि आप मेरी आलोचना करें तो मैं नाराज हो नहीं सकता। मैं आ जाना जरा, मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर को जरा पूरा एमपी एमएलए में लिख देता हूं कितने मंत्री हो सकते, तो इन शॉर्ट हो जाएगा। टाइम ज्यादा ले रहा हूं क्या? मैं घड़ी देख रहा हूं। नहीं, मैं 1 बजे छोड़ दूंगा। जम्मू कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 से पहले लोकसभा के कितने एमपी थे? 6 एमपी। राज्यसभा के कितने एमपी थे? 4 एमपी। हाँ, जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एमपी थे 87 और 24 पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर,
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी इलाका हमारा कब्जा पाकिस्तान का है, और 2 वुमेन महिलाएं मनोनीत होती थीं। ये पहले की बात है, जो ये नहीं समझेगा वो आगे वाला भी ना समझेगा। और एमएलसी भी होते थे जम्मू कश्मीर में पहले, कितना? 36। 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की तस्वीर एक बार और समझा दूं। 87 पर चुनाव होता था, 87 का वोट करते थी जनता, 24 पर चुनाव नहीं होता था। अभी भी एक कब्जा में है पाकिस्तान के, अभी भी, लेकिन 2 महिलाएं नॉमिनेट होती जम्मू कश्मीर में। एमएलसी 36। चुनाव कितना पर हो रहा था? 87 पर। ही हमारा विधायक यहाँ हमारा नहीं होता, उनका होता है, लड़ कर लीजिएगा तो होगा। अब क्या हाल है, वर्तमान में क्या हाल है? यानी 31 अक्टूबर से तो ये 2 भाग में बट गया, एक वही जम्मू कश्मीर और दूसरा इलाका लद्दाख। वही एरिया 2 पार्ट में बटा, तो जम्मू कश्मीर के 6 एमपी भी 2 पार्ट में बट गए, 5 एमपी और यहां 1। एकदम पॉलिटी मिरर की तरह क्लियर होता है, आपको मैं बता रहा हूं। और इतना क्लियर होता है, और एक बार और बता दूं, बात एसएससी और रेलवे और आईएएस का नहीं है। इंडिया के हर आदमी को अगर पॉलिटी नहीं आएगा तो महफिल में रंग नहीं जमेगा, आप इंप्रेशन पैदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक बेसिक जानकारी चाहिए। हम जानते हैं हमारे क्लास को कई हमसे ज़्यादा जानकार, उनको मैं यहीं से नमस्कार कर रहा हूं, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, बिजनेसमैन सुनते हैं, मेरे क्लास को सुनते हैं, क्योंकि मैं एडवोकेट हूं तो कई हमसे मिलते भी हैं। तो क्यों सुनते हैं? क्योंकि भारत की राजनीति नहीं जानेगा तो बात कैसे होगी, और बात ही से तो दुनिया जीतना है। बात करने आना चाहिए, बातों से शांति, बातों से क्रांति, बातों से लव अफेयर्स, बातों से डाइवोर्स, बातों से आत्महत्या, बातों से वकील केस जीतेगा, बातों से वकील केस हारेगा, बातों से एक व्यक्ति का तलाक हो जाता है, वही झुककर बात करता है तो लव अफेयर हो जाता है। इसलिए बात करने आना चाहिए, और बात करने के लिए पहली शर्त क्या है? सामने वाला जैसा बात करे वैसा बात करो, अनपढ़ से अनपढ़ जैसा, पढ़े से पढ़े जैसा। मैं चक्रवर्ती सर मैथ्स वाले को देखता हूं, मैं वॉच करता हूं, उनको मैं फॉलो करता हूं, वो हर आदमी से उसी के अंदाज में बात करते हैं, वो उतना मुझे आता भी नहीं। दूसरा, झुकने की आदत, ये अगर हो गया तो बन जाओगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की डिग्री जो भी है वो बहुत विद्वान नहीं है, उनसे ज़्यादा विद्वान है रविशंकर प्रसाद, उनसे ज़्यादा विद्वान है फॉरेन सेक्रेटरी कौन? एस जयशंकर। लेकिन वो लोग झुकते नहीं, मोदी झुकते हैं, और जो झुकता है वो आसमान की बुलंदियों तक जाता है। घर परिवार में भी, मम्मी पापा में भी, जो इंटेलिजेंट है वो झुकेगा, हमेशा झुकेगा, और जो झुकेगा अंतिम गेम वही जीतेगा। लोकसभा के 6 एमपी बट गए और जम्मू कश्मीर एरिया में 5 हो गए और लद्दाख में 1। राज्यसभा के 4 एमपी, और चूंकि यहां पे विधानसभा है, याद रखना, यहां पे विधानसभा होते हैं, और यहां पे विधानसभा नहीं होती है लद्दाख में। तो जब लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, तो बेटा जब विधानसभा ही नहीं होगी तो चुनेगा कौन राज्यसभा को? राज्यसभा का मेंबर वही होगा जहां विधानसभा होगी। लद्दाख में विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा भी नहीं है, और एमएलसी किसी भी यूनियन टेरिटोरीज में नहीं होता। अब जरा इन पर बात करें, जरा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 87 जो एमएलए थे ना, इसमें 83 जम्मू कश्मीर एरिया में थे और 4 थे लद्दाख वाले एरिया में। तो लद्दाख में तो अब है नहीं, तो 4 को माइनस कर दीजिए। 87 जम्मू कश्मीर लद्दाख मिलाकर था ना, तो लद्दाख वाला 4 माइनस कीजिए, तो अब कितने हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में?
83, बाकी ज्यों के त्यों रहेंगे। 24 तो उनका है सो है ही, एक दिन हम लेंगे। कोई पूछेगा जम्मू कश्मीर में कितने होते हैं, अब क्या बोलोगे आप? 83, 24 पीओ के, 2 महिलाएं। और सुनिए, कुछ दिन के बाद जम्मू कश्मीर में ये 90 हो जाएगा, परिसीमन होगा, डिलिमिटेशन। और जब ये 90 हो जाएगा फिर वहां चुनाव कराएंगे अमित शाह, तो मंत्री कितने होंगे जम्मू कश्मीर में? वही विधानसभा का 10% यूनियन टेरिटोरीज में। संजीव कुमार जी आपको धन्यवाद, आप सारे लोग संजीव कुमार जी को धन्यवाद दो। अगर वो ना बोलते तो मैं इतनी बातें न करता। इसलिए जम्मू कश्मीर की ये वर्तमान तस्वीर कि पहले वाली ये और आज वाली, अब वाली ये लद्दाख में। और लद्दाख ही केवल नहीं है, लद्दाख किसके जैसा है? ये लद्दाख किसके जैसा है? ये लद्दाख है लक्षद्वीप जैसा, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव जैसा। और दिल्ली किसके जैसा है? ये जम्मू कश्मीर। एक मिनट, ये जम्मू कश्मीर किसके जैसा है? जम्मू कश्मीर दिल्ली जैसा। जम्मू कश्मीर किसके जैसा है? पौंडीचेरी जैसा। ये 3 ही हैं यूनियन टेरिटोरी जहां पर एमएलए भी होते हैं और राज्यसभा के एमपी भी होते हैं, और बाकी ये चंडीगढ़, लद्दाख, ये दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये इस तरह का। तो बातों को मैं समाप्त करने अब जा रहा हूं। देश के लिए कानून कौन बनाता है? जल्दी बोलना। एमपी, लोकसभा, एमपी, राज्यसभा। राज्य में कानून कौन बनाते हैं? विधायक जी और विधान पार्षद। इनका काम क्या है? कानून बनाना। इनके साथ राष्ट्रपति मिल जाते हैं तो ये पार्लियामेंट कहलाती है, इनके साथ राज्यपाल मिल जाते हैं तो स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये हो गया विधायिका जो हमने कल पढ़ाया था, और आज जो पढ़ाया वो कार्यपालिका। ये प्रधानमंत्री और इनका पूरा मंत्रिमंडल, और यहाँ मुख्यमंत्री और इनका मंत्रिमंडल, ये कानून बनाते हैं और इसी में से कुछ लोग पालन भी करवाते हैं। और अगर इन दोनों ने गलती कर दी तो इनके कानून को फाड़ करके फेंक देगा कौन? इनको जेल में भी डालेगा कौन? जुडिशियरी। तो कल का चैप्टर लिखिए, कल का चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे, कल का चैप्टर क्या? न्यायपालिका, जुडिशियरी। कल का चैप्टर होगा, पहले हमने ब्रह्मा जी को पढ़ाया, विधि निर्माता, कल पढ़ाया। आज विष्णु जी को पढ़वाया, कौन नियमों का पालन कराएगा। एक और बात है, कल का ये टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पूरी जुडिशरी पर बात होगी। हमारी बातें दरअसल खत्म होती नहीं है। एक बात है कि ये एमपी, एमएलए और एमएलसी क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। कानून, विधि निर्माता, लॉ मेकर। और ये मंत्री क्या करते हैं? नीति निर्माता। अब इन दोनों में आपको अंतर समझ में बहुतों को नहीं आता कि लॉ मेकिंग में तो यहां तो एमपी भी रहते हैं और मंत्री भी, सब। ये 81 जो है केंद्र सरकार में, ये तो 81 यहां भी है ना। 707 प्लस, जब नरेंद्र मोदी ने कहा
कि बहनों और भाइयों आज रात से 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा। ये क्या है? ये है पॉलिसी, नीति। मंत्री जो बोलता है वो है पॉलिसी, और फिर इसी को कानून बनेगा लोकसभा राज्यसभा से, वहां भी नरेंद्र मोदी रहेंगे। जब नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में शराब बंद, तो ये क्या है? पॉलिसी। मंत्री जो बोलता है वो क्या है? पॉलिसी मेकर। और फिर बिहार विधानसभा विधान परिषद से शराबबंदी के कानून बने। तो नीतीश कुमार यानी मंत्री पॉलिसी मेकर भी है और एमएलसी है तो लॉ मेकर भी हैं। और इन दोनों ने अगर कानून गलत बनाया है, केस करो, फाड़ करके फेंक देगा सुप्रीम कोर्ट। इनके कानूनों को फाड़ करके टोकरी में डालेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके कानूनों को। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? न्यायपालिका। कल बात करूंगा मैं न्यायपालिका पर, जुडिशियरी पर बात करूंगा मैं कल आपसे। आज यहीं पर बातों को एंड कर रहा हूं, और हमसे वो कैलकुलेशन में गलत हुआ है जोड़ने में, उसके लिए सॉरी। लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होगी, आर्टिकल में कोई गलती ना होगी। और सुनिए, आप टेक्निकल भूल से भी अगर यहाँ मैनेजमेंट की ओर से कोई हो रही है गलती हमारी ओर से, तो 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। एकदम अपडेट, सारे पीडीएफ जाएंगे, नोट्स जाएंगे, और कल भर पढ़ लीजिए हमसे, और कल के बाद अपनी राय बनाइएगा। कल के बाद, वैसे मैंने बोला है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन रोज होता है, प्रतिदिन हमारा डेमो है प्राइवेट सेक्टर में। जिस दिन छात्रों की अदालत में मैं माना जाऊंगा ठीक नहीं पढ़ाता, मैं नैतिकता के आधार पे इस्तीफा, और मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि हम डिसलाइक नहीं किए जाते, हम जानते हैं। मैं आपको नहीं जानता, मैं खुद को जानता हूं। आपकी शुभकामनाएं हमें मिलती है, आपकी मुस्कुराहट, आपके रिएक्शंस हमें मिलते हैं। फिर भी आप भी परफेक्ट नहीं हैं, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं। सर्वोच्च कुर्सी सदैव खाली है। इस अपूर्णता की चेतना के साथ मैं रहता हूं, और 4-5 मैगजीन मैं भी पढ़ता हूं ताकि आपको करंट अफेयर्स भी मैं पढ़ाऊं। और पॉलिटी में तो करंट अफेयर्स साथ रहेगा, और करंट अफेयर्स के क्लास यहाँ भी लगेंगे, और वो मैं लूँगा आपको। आपकी सारी टेंशन हमारे और हमारी टीम के ऊपर, आप टेंशन न लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं बंद करता हूं। आज सरकार के बारे में पढ़ाए तो कल और आज को दंड देने वाले के बारे में कल पढ़ेंगे। जुडिशियरी, न्यायपालिका, इन्हीं शब्दों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं। और वो 708, 707 जो दिक्कत हुई वो हमारी कैलकुलेशन की भूल थी। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।